ओके, गुड मॉर्निंग। जल्दी से आप लिखना शुरू करिए फटाफट। छोटे छोटे से 2 क्वेश्चन हैं और इनको आपको मुझे अभी नहीं करना है, केवल लिख लीजिए फटाफट। चलिए मैं बोल रहा हूँ, जल्दी से लिखिए। एक्स की वैल्यूज़ लिखिए। अगर एक्स एक वेरिएबल है तो वैल्यू ऑफ एक्स इज़ 1 2 3 4 5, मीन्स द 5 ऑब्जर्वेशंस इन द वेरिएबल एक्स और उनकी वैल्यू है 1 2 3 4 5। नाउ अगेन इफ द वेरिएबल इज़ वाई तो उसकी वैल्यू है 2 5 3 8 एंड 7। तो 2 वेरिएबल्स हो गए बेटा, एक एक्स और एक वाई। और वैल्यूज़ मैं दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ कि इन केस अगर छूट गई हो तो एक्स की वैल्यूज़ हैं 1 2 3 4 5 और वाई की वैल्यूज़ हैं 2 5 3 8 एंड 7। अब आपको करना ये है इसमें कि इसमें आप रिग्रेशन निकालेंगे और इक्वेशन मेथड से निकालेंगे, मीन्स विदाउट यूजिंग द डिविएशन, विदाउट यूजिंग द स्टैंडर्ड डिविएशन। कुछ भी नहीं करना है आपको, सिर्फ जो इक्वेशन मेथड वाला फार्मूला आपको मैंने लिखवाया था उसको अप्लाई करके आपको इसका रिग्रेशन निकालना है। ठीक, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1। अब दूसरा लिखिए फटाफट। नाउ अगेन द टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। तो एक्स की वैल्यूज बोल रहा हूँ मैं धीरे धीरे। 65 66 67, अगेन 67 68 69 70 एंड 72। फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। द वैल्यूज और द ऑब्जर्वेशन वैल्यूज ऑफ वेरिएबल एक्स आर 65 66 67 67 68 69 70 एंड 72। नाउ द वेरिएबल्स, वेरिएबल आपके लिए दूसरा वेरिएबल है वाई, उसकी ऑब्जर्वेशन की वैल्यूज प्लीज नोट डाउन। 67 68 65 68 72, अगेन 72 69 एंड 71। फिर से दोहरा देता हूँ मैं। y की ऑब्जर्वेशनल वैल्यूज 67 68 65 68 72, अगेन 72 69 एंड 71। तो ये आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसकी जो 2 वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू आ गई। अब इसको आपको सॉल्व करना है, रिग्रेशन ही निकालना है इसका। और इसमें आप वो फॉर्मूला लगाएंगे कि जो मैंने आपको लिखवाया था कि सेकंड नंबर पर 3 फार्मूले आपको लिखवाए थे ना आपको। इफ़ द बी एक्स वाई इज टू डी एक्स और डी वाई अपॉन सिग्मा डी स्क्वायर वाई, ऐसे करके कुछ फार्मूले लिखवाए थे ना। कि एक लगेगा जब आप मीन के सहारे जा रहे हो, दूसरा लगेगा जब आप एज्यूम मीन लो, और तीसरा लगेगा जब आपका डाटा कुछ बड़ा छोटा हो। इस तरीके का कुछ लिखवाया था ना कि एक तब लगेगा जब आपकी वैल्यू इंटीगर है, ठीक। दूसरा तब लगेगा जब आपकी वैल्यू नॉन इंटीगर है, और तीसरा डेसिमल वैल्यूज है, और तीसरा तब लगेगा कि जब आपका फार्मूला क्या है कि वो वैल्यूज बहुत छोटी हैं। तो इसमें आप जो ये नॉन इंटीगर है ये आप तब भी इस्तेमाल कर सकते हो कि व्हेन यू आर यूजिंग एज्यूम मीन। तो अगर आप कोई एज्यूम मीन डाल रहे हो और एज्यूम मीन से डिविएशन ले रहे हो तो भी आप सेकंड फार्मूला अप्लाई कर सकते हो। लिख लो, या तो आप परफेक्ट मीन ले रहे हो और उसमें जो है नॉन इंटीगर वैल्यू आ रही है मतलब डेसिमल की, तो वो सेकंड अप्लाई होगा। या एज्यूम मीन अगर आप डाल रहे हैं तो भी अप्लाई होगा। तो इसको आप सेकंड वाले फार्मूले से करिए एज्यूम मीन लेके। और एज्यूम मीन भी हिंट कर दे रहा हूँ मैं आपको। एक में आप पहले वाले में ओके, चलिए आप करिए इसको फटाफट से। ये आपको करना है और करके मुझे ये आपको प्रोड्यूस करना है ऑन
फॉर्मूला वन, वन से ही लगा लीजिए आप इसको। ठीक, वन से लगा लीजिए। और वन से लगाने के बाद ये दोनों क्वेश्चन, ठीक, ये दोनों क्वेश्चन आप मुझे सेंड करोगे ऑन माय मेल। मेल लिख लीजिए फटाफट। रवि, RAVI, SHANKER, शंकर, TEWARI, आई यूज़ नहीं कर रहा हूँ मैं, ई करता हूँ, TEWARI @gmail.com। इस पर आप लोग अपने सॉल्यूशंस भेज दीजिए रात तक। और जो वो आपका सब्जेक्ट रहता है उसमें अपनी क्लास ज़रूर डाल दीजिएगा, क्योंकि कई सारी क्लास के बच्चों के आते हैं तो अभी आपसे रूबरू तो मुलाकात हो नहीं पाई है, तो नाम स्लिप भी कर सकता है दिमाग से, तो आप अपनी क्लास डाल दीजिएगा सब्जेक्ट में। ठीक, तो ये काम आप करके मुझे रात 10 साढ़े 10 तक आराम से भेज दीजिए। ओके, किसी का कुछ छूटा हो इसमें या कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है। प्लीज जल्दी से रिस्पॉन्स करिए, फिर हम लोग अपने दूसरे टॉपिक की ओर बढ़ जाएं। हाइपोथेसिस का टॉपिक है। सर यस जीमेल वैभव। एक बार रिपीट कर दे। सर जीमेल ओके, रिपीट कर दीजिए। ओके बेटा, RAVIKEREWARI तो इस पर आप लोग भेज दीजिए। और पहला ही फार्मूला इसमें रन कर जाएगा जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया है। और इसमें जो आपको करना है वो सेकंड वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा आपके लिए काम बढ़ा दें, जिससे आपको इन केस अगर एग्जाम में कुछ आ जाता है या कभी भी, तो बहुत आप अच्छी स्थिति में रहेंगे। इसमें आप मुझे कोरिलेशन का कोफिशिएंट भी बताएंगे। तो कोरिलेशन के कोफिशिएंट को बताने के लिए आपके लिए हिंट ये है कि आपको रिग्रेशन ऑफ वाई ऑन एक्स एंड द रिग्रेशन ऑफ एक्स ऑन वाई दोनों निकालने पड़ेंगे, और फिर वो स्क्वायर रूट वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा, तो कोरिलेशन आप बता पाएंगे। मतलब थोड़ा काम बढ़ जाएगा। ठीक, बस इतनी सी बात है और कुछ भी नहीं, क्योंकि अभी तक आपको कुछ दिया ही नहीं गया है, तो इस बहाने आपका काफ़ी जो है वो कुछ प्रैक्टिस हो जाएगी। अब चलिए जल्दी से हम लोग वापस अपने डिस्कशन मोड में आ जाते हैं। द टेस्टिंग ऑफ द हाइपोथेसिस। अब ये आपके लिए जो है वो यहाँ से हमारी आपकी बात एक नए टॉपिक से शुरू होगी। तो द टेस्टिंग ऑफ द हाइपोथेसिस। अब टेस्टिंग ऑफ द हाइपोथेसिस, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को ये पता होना चाहिए यार ये हाइपोथेसिस है क्या भला। फिर ये पता होना चाहिए कि इसका टेस्ट होगा कैसे। ठीक, फिर आगे कुछ और चीज़ें इसकी जो रिलेटेड फर्दर डिस्कशंस हैं वो सामने आए। तो सबसे पहले हम लोग उन केसेस को लेने की शुरुआत करते हैं कि जो अधिकतर हमारे कहाँ पर आएंगे, इन द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने आपको बताया था कि स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यूज भी कुछ लिखाई थी कि आइदर साइड ऑफ द मीन द कवरेज एरिया इज 68.27, and either side of the two standard deviation the coverage area is something 95 point कुछ था, और in the either side of the mean three deviation 99.73। तो ऐसा मैंने कुछ आपको बताया था, याद आ रहा है आपको? वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के केस थे। अब इस पर आपको हाइपोथेसिस की टेस्टिंग की शुरुआत की बात होती है। अब तो होगा कि अगर आप इसको किताब में या कहीं भी नेट पे सर्च करोगे, ढेर सारी बातें आपको मिल जाएंगी, और उससे रिलेटेड फिर आपको लगने लग जाएगा हाँ यार ये कुछ पढ़ाई की चीज़ होती है, बड़ी खतरनाक है, और पता नहीं इसमें क्या क्या करते हैं लोग, और पता नहीं किसने ये बना दी है, सरदर्द, ये निकालो वो निकालो क्या करो, और करना पड़ता है यार क्योंकि नंबर लाने। इस बात से मुझे आपका केवल दिमाग हटाना है। इसके लिए मैं केवल एक छोटी सी आपको रियल लाइफ में इसके हल्के से यूज़ का आपको फील कराऊंगा कि कैसे कैसे ये चीज़ें इस्तेमाल करके बिजनेसेस या इंटरप्राइज, या अगर आप अपनी डेली लाइफ में भी यूज़ करना चाहते हो तो करके कैसे कैसे लोग एडवांटेज उठाते हैं, एंड हाउ इट इज़ एप्लीकेबल। अब मैं भी हाइपोथेसिस नहीं समझा रहा हूँ आपको, केवल आपको एक रेफरेंस दूंगा कि ये जो मैंने अभी ये वर्ड इस्तेमाल किए आपके आगे कि द डिविएशन फ्रॉम द मीन आइदर साइड,
समझ आ रहा है ना, क्योंकि मैं पीजी में आपके लिए वो एकदम पिक्चोरियल चीजें डाल के आपसे ज्यादा इसलिए नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, बिकॉज आई एम अवेयर कि काफी कुछ तो आप इसको देख ही आए होगे स्टैट्स को। तो ये जो आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनता है, इसमें मीन इज द सेंटर वैल्यू, और सेंटर वैल्यू से जो हमारा डेविएशन 1 है वो एरिया कवर करता है 68.27 का। यही तीन बातों से ही एक एग्जांपल मैं आपको कोट करूंगा, जिससे आपको पता चलेगा कि कैसे ये चीजें हेल्पफुल और यूजफुल है। एक स्ट्रेटजी होती है सिक्स सिग्मा स्ट्रेटजी, शायद आपने अभी इसमें प्रोडक्शन में या आपकी किसी क्लास में वो डिस्कस हुई हो या नहीं हुई, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप इसे सर्च करोगे तो बड़ी आसानी से आपको मिलेगी, और बहुत वाइडली यूज्ड स्ट्रेटजी है ये। और मैन्युफैक्चरिंग में भी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, परफॉर्मेंस लेवल्स में भी इस्तेमाल कर रहे हैं, और बहुत सक्सेसफुल है बिजनेस एंटरप्राइज बाय यूजिंग दिस सिक्स सिग्मा टेक्नोलॉजी। अब इसका जो सोर्स जनरेशन है बेटा, बिकॉज सिग्मा इज द स्टैंडर्ड डिविएशन, केवल ये इसके एप्लीकेशन आपके दिमाग में डालने के लिए, जिससे इंटरेस्ट आगे आपका बढ़े, तो फिर जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हो थोड़ा ध्यान दोगे। इसके लिए ये केस स्टडी हम हल्की सी आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। इसका सबसे पहला यूज़ टोयोटा प्रोडक्शन मैनेजमेंट सिस्टम ने किया था। जो आपकी कारें बनाते हैं टोयोटा प्रोडक्शन, तो इन्होंने इसका इस्तेमाल शुरू किया था। द फिलोसफी ऑफ सिक्स सिग्मा, द फिलोसफी ऑफ सिक्स सिग्मा उन्होंने किस में इस्तेमाल की? regarding the manufacturing standards or the specification related with the product against the quality, or again the assurance they are providing to their customers कि what they are going to deliver in their product, इसकी अगेंस्ट उनका काम था। मतलब की बात ये हुई कि अगर वो बोलते हैं कि मेरे इंजन जो है वो इतना राउंड पर मिनट और मेरी गाड़ी में ये, तो जो भी उनका वो क्वालिटी स्टैंडर्ड है, इफ इट इज़ द एवरेज, एवरेज का मतलब हर गाड़ी पे वो चीज़ होनी चाहिए। और अगर वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो हर लेवल ऑफ असेंबली पर या द फाइनल फिनिश प्रोडक्ट आउटपुट पर वो सारी क्वालिटी या वो स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स मेंटेन होकर के प्रोडक्ट बाहर आए, दिस इज द एवरेज। तभी तो वो एवरेज है कि सबको वो मिलना चाहिए ऑन एन एवरेज। तो उस एवरेज से कौन सा प्रोडक्ट उनका कितनी रेंज तक डिविएट है, इसका अध्ययन शुरू किया उन्होंने। समझ आ रही है आपको बात? कौन सा प्रोडक्ट उनका अपनी एवरेज वैल्यू से कितनी दूर जा रहा है, उसके लिए उन्होंने वहाँ पे कुछ चेकलिस्ट, कुछ पैटर्न्स लगाए कि ये इसके टेस्ट हैं, इस असेंबली लाइन के बाद, इस लेवल ऑफ प्रोसेस के बाद अगर ये सारे टेस्ट फॉलो हैं तो ये आगे बढ़ेगा और ये इतने स्टैंडर्ड पर सिग्मा वैल्यू लेके जा रहा है। मतलब ये बिल्कुल 1 सिग्मा के अंदर है, यानी बिल्कुल एवरेज के नज़दीक है। ऐसे करके जब उन्होंने सारे अपने टेस्ट लगाए तो फाइनली उन्होंने 6 सिग्मा इसलिए बनाया कि अब आप देखो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 99.73। अब अगर 99.73 को आप कन्वर्ट करो इन द टर्म्स ऑफ वैल्यूज, तो उन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि अगर हम 6 सिग्मा के स्टैंडर्ड को मेंटेन कर लें तो हमारा जो डिफेक्ट लेवल है वो क्या हो जाएगा। अब अगर आप इसको कन्वर्ट करो इन द टर्म्स ऑफ कि कितने प्रोडक्ट बनाए तो कितने डिफेक्टिव हो सकते हैं, इफ वी आर मीटिंग द स्टैंडर्ड ऑफ 6 सिग्मा 99.73 है। अब अगर आप 99.73 तक हम बिल्कुल मीन के पास रहेंगे, यहाँ तक हमारे डिफेक्ट जो हैं वो एक्सेप्टेबल रेंज में हैं। अगर यहाँ तक हमारे डिफेक्ट्स एक्सेप्टेबल रेंज में हैं तो व्हाट इज़ नॉन एक्सेप्टेबल, कि वो जो ऊपर का 3.7 है, मतलब 10,000 प्रोडक्ट पर, अब आप इसको मल्टीप्लाई करिए ना तो अब आपको मिलेगा 10,000 प्रोडक्ट पर कितने प्रोडक्ट डिफेक्टिव हो सकते हैं, जल्दी से बताइए। 100 प्रोडक्ट पर आपके आएंगे 0.37 समथिंग, इजंट इट? तो 1000 प्रोडक्ट पे कितने आएंगे, 100 प्रोडक्ट पे कितने आएंगे, 0.37। 1000 प्रोडक्ट पे कितने आएंगे, 3 प्रोडक्ट। 10,000 प्रोडक्ट पे 30 प्रोडक्ट। ये रेंज उन्होंने निकाली कि मुझे 6 सिग्मा स्टैंडर्ड तक चीज़ों को अच्छा करना है कि 10,000 प्रोडक्ट हम बनाएं तो केवल 30 प्रोडक्ट हमारे लगभग ऐसे निकले कि जो हमारे स्टैंडर्ड से डिविएट कर सके। आर यू गेटिंग? तो फ्रॉम वेयर दे गेट दिस इन्फ्रेंस टू अप्लाई दिस ऑन देयर प्रोडक्शन और द प्रोसेस,
ये सिग्मा से या ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के जो ये सेट स्टैंडर्ड्स हैं, यहाँ से किसी ने इसको इन्फ्लुएंस किया और उसको अप्लाई किया। अब जब अगर इसे अप्लाई करना है, सुनने में तो ये बात बड़ी अच्छी है कि हाँ कोई चेकलिस्ट लगाई और फलाना किया ढिमाका किया, क्लास में थोड़ा सा टच आपके लिए प्रोडक्शन मैनेजमेंट का या दूसरे डिसिप्लिन का आ जाएगा, लेकिन उसकी मैं चर्चा कर लूँगा बिकॉज आपको ये पता तो हो जाए अगर बात हुई है तो। अब इसको जब उन्होंने अप्लाई करना शुरू किया तो दे नीड सो मेनी थिंग्स, क्योंकि जब अगर आप किसी प्रोडक्ट को इस लेवल पर लेके जा रहे हो कि हमारे डिफेक्ट्स इतने मिनिमाइज हो जाएं, बिकॉज इन द मार्केटिंग और इन द बिजनेसेस द डिफेक्ट्स आर क्रिएटिव, जो क्रिएट करते हैं डिफेक्ट्स को करते हैं मल्टीपल एडवर्स इफेक्ट ऑन द कंपनी। आर यू एग्री? मल्टीपल इफेक्ट क्रिएट करते हैं, कारण अब ये जो डिफेक्ट हो गए ये तो पूरा पैसा बर्बाद है, या अगर आप इस पर सुधार करने जाओगे तो डबल कॉस्ट आप वेस्ट करने जा रहे हो कि फिर उस पर कुछ बदलाव, किसी को अलग से लाओ, कोई और एम्प्लॉय लगाओ, या अगर आपने इनको चेक नहीं किया ये पास ऑन हो गए तो फिर गुडविल को खराब कर देंगे। मल्टीपल एडवर्स इफेक्ट। ठीक ना, कि आज के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में जो अगर कोई कुछ पे कर रहा है तो ही इज गेटिंग, he is in the mood to get the maximum return or the result against the money which he has invested, or he's made such expense in context to use such product, तो उसको तो पूरा रिटर्न चाहिए। अगर उसे पूरा रिटर्न चाहिए तो ये मल्टीपल एडवर्स इफेक्ट क्रिएट करेंगे। इससे बचने के लिए ये सारी चीजें अप्लाई की जाती हैं, और टोयोटा ने जब इसको अप्लाई किया तो बहुत सक्सेसफुल हुई, और शुरुआत के कुछ सालों में बिल्कुल चैंपियन की तरीके से उसने काम किया। फिर उसके बाद कोई जर्मनी की कंसर्न है जीई, इसको भी आप देखिएगा ढूंढिएगा, इन्होंने इसको अप्लाई किया। जीई का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा, वन ऑफ द रिनाउंड कंसर्न। तो जब उन्होंने इसको इस्तेमाल किया तो उन्होंने भी इसके बहुत अच्छे इफेक्ट देखे। तब इसके बाद आज की डेट में कई सारे बिजनेसेस इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये टेक्निक कई सारे अच्छे अच्छे बिजनेस स्कूल में पढ़ाई भी जाती है, सिक्स सिग्मा टेक्निक। तो सिक्स सिग्मा टेक्निक में अब ये तो बातें बड़ी आसान है, लेकिन अगर आपको डिफेक्ट से चीज़ों को कम करना है और साथ ही साथ अपनी कॉस्ट को भी उसके इन कंपैरिजन इंटैक्ट रखना है कि हम डिफेक्ट पे ही ध्यान दें और हमारी कॉस्ट ही इतनी बढ़ जाए कि प्रॉफिट ही नहीं हो पाए, तो हर लेवल पर आपको ट्रेड ऑफ पे ध्यान रखना पड़ेगा। Means the optimality at the every level and every assembly line and in the every operation and activity of any process or the product system। ये जब सारे काम आप करोगे तब आपके लिए नया ये वर्ड हो सकता है, आपने ज़रूर सुना हो या कहीं आपकी स्टडीज़ में आया हो, GIT इंट्रोड्यूस हुआ, जस्ट इन टाइम, टाइम से लाओ टाइम से बेचो। बाकी जितनी सारी टेक्निक्स है वो उन्होंने इसी में असेंबल करी, देन दे आर एबल टू प्रोड्यूस। अब उसके लिए कई तरीके की ट्रेनिंग्स हैं, कोई ब्लैक बेल्ट का किसी के पास कोर्स होता है, किसी के पास ग्रीन बेल्ट का कोर्स होता है, कोई जूडो और कराटे की बात नहीं मैं कर रहा हूँ। इसमें जो सिक्स सिग्मा टेक्निक है, इसमें एप्लीकेशंस में जो प्रोफेशनल्स हैं उनके वेरियस लेवल हैं कि कहाँ पर वो काम करेंगे और किन चीज़ों को देखेंगे, तो उसके लिए अलग अलग सर्टिफिकेशंस हैं जिनका कि नाम ये ब्लैक बेल्ट, ग्रीन बेल्ट और ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अब आप देख रहे हो कि एक जो हमारी एकेडमिक स्टडीज़ का एरिया है उसको कैसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है। ये मैन्युफैक्चरिंग के केस में हो सकता है बेटा, ये सेल्स के केस में भी हो सकता है कि आप एक डिजायर्ड लेवल ऑफ एवरेज रखो, उससे आप कितना डिविएट हो रहे हो उसकी कंट्रोलेबिलिटी भी स्टैटिस्टिकल स्टैंडर्ड से कंट्रोल करने की आप कोशिश करें। ये हर लेवल ऑफ परफॉर्मेंस पे हो सकता है, समझ रहे हैं आप, हर लेवल ऑफ परफॉर्मेंस पे। तो ये एक हल्का सा इसका यू कैन से द जस्ट अ सिंपल डिस्कशन फॉर यू टू जस्ट मेकिंग यू अवेयर रिगार्डिंग द यूजेबिलिटी, कि आपको पता तो चले कि ये जो सारी चीज़ें चल रही हैं यार इनका इस्तेमाल भी कुछ है कि बस कोर्स पूरा हो गया है हमारा, ढेर सारा इस्तेमाल है। फर्दर आप इससे जब आगे जाएं तो आपको ये ऐसे कॉन्टेक्स्ट डेवलप करने पड़ेंगे, ऐसी चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा कि जहाँ पर फर्दर कुछ ऐसे इन्हांसमेंट कोर्सेज या ऐसी चीज़ें हो सके जो आपके नेचर या काम करने के तरीके, आपके डिसिप्लिन को सूट करती हों और आपके करियर को एडवांसमेंट और ग्रोथ दें, वो बढ़ानी पड़ेंगी। दीज आर द कैपेबिलिटीज़। ये जो कैपेबिलिटीज़ जब आप बढ़ाओगे अपनी,
देन यू आर गोइंग टू बी द गुड प्रोफेशनल। और वो आपको खुद सर्च करनी पड़ेगी कि मैं कंप्यूटर में ज़्यादा अच्छा काम कर पाता हूँ तो मैं कोई ये वाला कोर्स अपने एमबीए के साथ लगा लूँ, या मैं फाइनेंस में ज़्यादा अच्छा काम कर पाता हूँ या मुझे इंटरेस्ट है तो मैं ये वाला कोर्स लगा लूँ। ऐसे करके जब आप कैपेबिलिटीज़ को इकट्ठा करोगे तो फिर आपके लिए आगे काम अच्छा बनता है। अब आपको लग रहा होगा कि ये रिसर्च से कहाँ चले गए सर, ये भी तो तुम्हारी रिसर्च है यार। नंबर वन पे तो अपनी रिसर्च करनी चाहिए कि वो मेरी डिलीवरिंग पावर ये रिसर्च नहीं है, सबसे बड़ी रिसर्च है। ठीक। जिनको फाइनेंस में है तो वो कई सारे ऐसे कोर्सेज आते हैं आपके लिए पोर्टफोलियो मैनेजमेंट से या कैपिटल मार्केट से, वो कोई शॉर्ट शॉर्ट कोर्सेज करके अपनी कैपेबिलिटीज़ को और इंक्रीज कर सकते हैं। तो ऐसी सारी चीज़ों पे बच्चों ध्यान देना पड़ेगा, तब आगे बातें बनेंगी। अब हम लोग बात कर लेते हैं बेसिक अपने टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं जल्दी से। आपको इंटरेस्ट भी अब तक आने लगा होगा कि ये चीज़ें क्या हैं और ये सिग्मा पिग्मा होता क्या है यार। तो अब इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग कि ये जो टेस्ट है, तो ये टेस्ट क्या है। अब पूरी पूरी सी थियोरिटिकल बातें होने लग जाएंगी क्योंकि ये थ्योरी की बातें हैं। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग मतलब एक हाइपोथेसिस आप डेवलप करें। हाइपोथेसिस मतलब एक परिकल्पना, एक या मान्यता, आप स्थापित मान्यता, एक मान्यता को आप स्थापित करें। मीन सम एजम्पशन विच आर यू कैन से इज एस्टेब्लिश्ड एजम्पशन। जैसे अब आप बोलो कि ये जो 2000 4000 या 5000 लोग हैं इनके ऊपर जो डेटा इकट्ठा हुआ इसका मीन ये है, एवरेज वैल्यू। तो नाउ इट इज एन एजम्पशन, ये तो एक सर एजम्पशन आवाज है। कट कट क्या आ रही सर? बेटा तो बादल बहुत है, बाकी लोगों को भी दिक्कत हो रही है भैया? नो सर। तो जुल्कर जी थोड़ा सा आपको जरा स्पीकर स्पीकर देखिए, अगर सारे बच्चों को दिक्कत हो रही है तो मैं अपने एंड से कुछ नहीं देखूं। लग रहा, मेरी तरफ बादल ज्यादा सर, सॉरी सर हाँ बेटा आपके बादल लिए। नहीं है आजकल, प्लीज देख लीजिए। और ये भी है कि जुल्कर जी की अगर कोई ऐसी बात रह जाती है जो आपकी खास छूट रही हो तो आप अपने कोलीग से कांटेक्ट करके उसको अपने उसमें जोड़ सकते हैं। ठीक। और अगर सबको दिक्कत आ ओके रही सर। है, अगर सबको दिक्कत आ रही है तो मैं कुछ कोशिश करता हूँ। हाँ एक काम मैं कर सकता हूँ आप लोगों की मदद के लिए कि थोड़ा अपनी जो बोलने की स्पीड है इसको धीमा कर दूँ, तो अगर कुछ क्रैक हो रहा होगा तो वो कुछ हद तक मैनेज हो जाएगा। तो मैं फ्लो में नहीं बोलूँगा, जैसे कि मेरी आदत है कि फ्लो में बोलता चला जाता हूँ, तो हो सकता है वहाँ से भी थोड़ी आपको राहत मिले। तो मैं इस पे बात कर रहा था, कहता हाइपोथेसिस। तो हाइपोथेसिस मीन्स एनी एजम्पशन। तो हम लोग यहाँ तक पहुँचे थे डिस्कशन करके कि अगर कोई पॉपुलेशन है या कोई चीज़ है तो उस पर हमने कोई मीन निकाला, तो हमने ये एज्यूम करा कि ये पूरे के पूरे लोगों का यही एक एवरेज परफॉर्मेंस लेवल या एवरेज मील रिगार्डिंग एनी टाइप ऑफ पैरामीटर, जो भी हमने अपनी मानक या पैरामीटर बनाए उसके हिसाब से यही एवरेज मीन है। ठीक। जैसे आप मान लीजिए आपकी क्लास है 50 बच्चों की, 60 बच्चों की, जितने की भी, तो उसमें से एक एवरेज लेवल ऑफ परफॉर्मेंस निकाला जाए और वो 60%, 62, 65 कुछ आ रहा है, अलग उसमें से कुछ 5 बच्चे छांट लिए जाएं। तो ये तो हम श्योरली बोल नहीं सकते कि ये पांचों भी उसी एवरेज से परफॉर्म करेंगे कि जैसा पूरी क्लास कर रही थी। कारण इसका ये है कि उन 5 के ऑब्जर्वेशन में कुछ हो सकता है काफ़ी एवरेज से दूर वाले हों, माइनस में भी हो सकते हैं, प्लस में भी हो सकते हैं। उनका एसोसिएशन कैसा है कि सारे जो है प्लस वाले जगह इकट्ठा हो गए तो भी आपके एवरेज से दूर दिखेंगे, और सारे माइनस वाले भी इकट्ठा हो गए तो भी एवरेज से दूर दिखेंगे। तो इन सारी जगहों पर जहाँ हम एक बड़ी पॉपुलेशन से एक छोटे एग्जाम्पल को निकाले, सैंपल को निकाले, तो क्या वो सैंपल इस बात की गारंटी है कि उस पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है इन द टर्म्स ऑफ एवरेज, मीन्स ऑलमोस्ट सेम टू सेम है। ये जब हम टेस्ट करने की कोशिश करते हैं देन वी आर टेस्टिंग द हाइपोथेसिस, बिकॉज व्हाट वी आर टेस्टिंग द एस्टेब्लिश्ड एजम्पशन। आपका एस्टेब्लिश एजम्पशन तो यही है ना कि पूरी क्लास का एवरेज परफॉर्मिंग लेवल 62 और 65 समथिंग है। अब उसमें से आपने 4 या 5 बच्चे निकाले। अब आप बोल लो यार ये तो उसी में से निकल के आए हैं कि जिसमें ये 50 लोग थे या 60 लोग थे और इनका एवरेज ऐसा है तो ये भी ऐसे ही होंगे। तो अगर मुझे ये टेस्ट करना है तो इसको कैसे टेस्ट करें हम, इसके लिए हाइपोथेसिस की टेस्टिंग है, कई सारी जगहों पे इस्तेमाल होती है। एक एग्जांपल से मैं केवल आपके साथ चीज़ों को आगे लेके चल रहा हूँ। तो अब ये जब हाइपोथेसिस की टेस्टिंग हो गई, तो हाइपोथेसिस की टेस्टिंग के लिए
बेस बात क्या हो गई, यू आर इन्वेस्टिगेटिंग रिगार्डिंग एनी इशू, एंड व्हाट इज द इशू, इज द टेकन सैंपल और द ग्रुप फ्रॉम अ लार्ज पॉपुलेशन इज सेम, उसका भी वही सेम स्टैंडर्ड है, सही सेम सारी चीज़ें हैं। अब ये तो एक क्लास की बात है 50 की, ये बहुत बड़े लेवल पे पॉपुलेशन हो सकती है। ये जो हमारा पॉपुलेशन है जिस पे स्टडी हो रही है बहुत बड़ी हो सकती है, 2000, 5000, 10,000, उसमें से अगर हम कोई 100-200 लोग निकालते हैं तो ये एक और बड़ा काम हो जाएगा। 5 में तो आप बोल सकते हो सर सबके नंबर जोड़ो और उनको डिवाइड बाई 5 कर लो और उस वाले से देख लो काहे के लिए झगड़ा, कौन सा टेस्ट लगाएं। तो 5 पे तो बेटा हो सकता है, अगर यही हमारी पॉपुलेशन 10,000, 5,000 और बड़ी बड़ी संख्याओं में है और उसमें से हमने 200-400-500 लोग निकालने हैं तो ये बड़ा काम है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए एक हाइपोथेसिस ऑफ टेस्टिंग की टेक्निक लाई है। तो हाइपोथेसिस ऑफ टेस्टिंग मीन्स इस्टेब्लिश्ड असम्पशन से रिलेटेड, बार बार मैं ध्यान आपका ले जा रहा हूँ, इस्टेब्लिश्ड असम्पशन से रिलेटेड चीज़ों को आपको दिमाग में रख के आगे बढ़ना है। तो जो चीज़ें पहले से इस्टेब्लिश्ड हैं उनको तो आप ये कहोगे ना कि हाँ ये सही है, यही तो बोलेंगे हम, हाँ ये सही है। जैसे एक रास्ते से हम लोग लगातार जा रहे हैं, बहुत दिन से 1000 बार गए और पहुंच गए, तो कोई मिलता कहता भैया इस रास्ते से जाते हो, जाना तो उसी जगह है, एक काम करो मैंने एक वो शॉर्ट रास्ता देखा है उससे चलोगे ना तो 10 मिनट बचेंगे। अब मैंने कहा यार ये तो मैं जमाने से जा रहा हूँ और इसके चक्कर में फंस जाऊँ, कहीं टाइम से जाना पाऊँ, तो स्टेब्लिश स्टैंडर्ड आपका रोज का चलने वाला रास्ता और 1000 बार आप जा चुके हैं, तो कोई एवरेज है आपके पास में कि किसी दिन हम अगर 10 मिनट लेट पहुंचे तो किसी दिन 5 मिनट लेट पहुंचे, तो एक एवरेज भी आपके पास कि इतनी देर में ये पहुंचाता है। तो ये जो सारे काम आप करते जा रहे हैं बेटा, हिमांशी कैमरा खुला है आपका, बंद कर लीजिए हिमांशी। ओके, तो ये जो आपके सेट स्टैंडर्ड्स हैं तो इनके साथ में आप जब चैलेंज करते हो तो दैट इज द हाइपोथेसिस की मींस द सैंपल यू हैव टेकन इज परफॉर्मिंग एज द सेम एज द टोटल पॉपुलेशन। तो ये एक इन्वेस्टिगेशन है, एक एक्शन है। अब जो ये हमारा एस्टेब्लिश्ड स्टैंडर्ड है या जो मीन है, इट इज ऑलवेज डिनोटेड बाय द एच सबस्क्रिप्ट ओ या एच सबस्क्रिप्ट स्मॉल ए, यानी नल हाइपोथेसिस का नोटेशन है ये। ठीक, नल हाइपोथेसिस को लिखते कैसे हैं, कैपिटल एल सबस्क्रिप्ट ओ या जीरो आप लिख दो छोटा सा नीचे, या कैपिटल एच नीचे सबस्क्रिप्ट में छोटा सा ए, दिस इज इक्वल टू द नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस दिमाग में अच्छे से डाल लीजिए, नल हाइपोथेसिस वो हाइपोथेसिस होती है, अभी मैं बिल्कुल आसानी से लिखा दे रहा हूँ कि इस पे सबसे ज्यादा लास्ट बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, उसको मैं सबसे पहले बता दे रहा हूँ। नल हाइपोथेसिस वो हाइपोथेसिस होती है कि जिसको रिसर्चर हमेशा रिजेक्ट कराना चाहता है। समझ आ रही है बात आपको? और सबसे ज्यादा बच्चे यही कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट मतलब ही इज फॉलोइंग, नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड मतलब ही इज नॉट फॉलोइंग। यही तो आप लोगों ने अभी तक सुना पढ़ा या जो भी है, या आगे आप देखेंगे बुक्स में कि नल हाइपोथेसिस अगर ओके हो गई इसका मतलब क्या हो गया कि जो मैं टेस्ट कर रहा था वो ओके है। तो अगर वो टेस्ट ओके है तो एग्जाम्पल के हिसाब से हम लोग डिस्कस करें, तो अगर वो टेस्ट ओके है तो क्या बात हो गई कि मैं जिस रास्ते से जा रहा था अगर वही मेरा नल हाइपोथेसिस है क्योंकि वो एस्टेब्लिश्ड वैल्यू है, तो अगर वो ओके हो गया इसका मतलब मैं उसी रास्ते से जाऊं। हाँ ठीक बात है, तो अगर मैं उसी रास्ते से जाऊं तो मैंने टेस्ट किया ही क्यों था? हाँ यार, अगर मैंने टेस्ट किया था तो इसीलिए किया था ना कि मैं ये देखना चाहता था कि शायद शायद जिस रास्ते से मैं जा रहा हूँ ये गलत है, ये वाला इससे ज़्यादा अच्छा है। जब भी कोई रिसर्च होती है तो उसके कोर में क्या चीज़ होती है, अंदर दिखती तो है कि वो नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट रिजेक्ट कराना चाहता है। बहुत अच्छे से स्टार बना के लिख लीजिएगा, टेस्ट इज ऑलवेज ऑन द नल हाइपोथेसिस। टेस्ट हमेशा नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करता है, ऑल्टरनेटिव की तो बात ही नहीं करता है वो। ऑल्टरनेटिव तो आप डालते हैं ना अपनी तरफ से, ऑल्टरनेटिव तो बात ही वही हो गई ना कि अगर ये नहीं है, अच्छा ये नहीं है तो चलो ये है, दिस इज ऑल्टरनेटिव। तो नल ऑल्टरनेटिव कौन डाला है? रिसर्चर डाल रहा है। नल हाइपोथेसिस क्या है? एस्टेब्लिश्ड वैल्यू है। तो स्टैट के टेस्ट में नल हाइपोथेसिस का रिजेक्ट होना
इसको अच्छे टर्म में आप कैसे समझ सकते हैं, परसेप्शन आपका क्या होना चाहिए। नल हाइपोथेसिस का रिजेक्ट होने का मतलब रिसर्चर जो चाह रहा था वो चीज उसे मिल गई है। अगर नल हाइपोथेसिस पर कोई झगड़ा ही नहीं था तो टेस्ट की जरूरत ही नहीं थी। मेरी बात आप समझ रहे हैं? मैं रिसर्च के लास्ट कंक्लूजन पॉइंट पे आपको बिल्कुल ले जा रहा हूँ। फिर ये तो थ्योरी वाली तो सारी बातें हो ही जाएंगी। सबसे ज्यादा जहां बच्चों को कंफ्यूजन रहता है वो ये कि नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगी मतलब सब कुछ सही है। नहीं सही है। आपने रिसर्च ही इसलिए की थी कि आप ये चाहते थे कि जो स्टेब्लिश वैल्यू है उसमें क्या कोई चेंज है, मैं ये जानूं। हाँ जानूं तो मतलब अंतर कहीं ये इच्छा थी। भाई अगर हम किसी चीज से पूरी तरीके से सेटिस्फाई हैं तो हम उसके टेस्ट पे जाएंगे ही नहीं। जाएंगे क्या हम? मेरा नाम ये है और 10 लोग मिलकर कहते हैं नहीं 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 तेरा नाम ये है, नहीं 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 तेरा नाम तो ये है ही नहीं, तेरा तो ये नाम है। तो क्या हम इस पे कोई टेस्ट लगाएंगे क्या? 10-50 लोगों से पूछेंगे कि ये मेरा नाम है और ये वाला ग्रुप कह रहा है कि ये फला मेरा नाम नहीं है? कभी नहीं लगाएंगे। बिकॉज आई एम ट्रूली श्योर, मुझे कोई डाउट ही नहीं है एस्टेब्लिश एजम्पशन पे। आर यू गेटिंग? बेसिक से थोड़ी ऊपर की बात कर रहा हूँ मैं आपसे कि आर यू गेटिंग। हम टेस्ट लगाएंगे ही तभी जब कोई ना कोई डाउट 1-2-4% मेरे मन में होगा ना किसी बात को लेके। अगर कोई डाउट ही नहीं है, सपने में आके कोई जगह है मुझे मेरे नाम से और 10 लोग कहें तुम्हारा ये नाम नहीं है, तो हम किसी से पूछने जाएंगे? 10 लोगों पे वो सर्वे करेंगे, रिसर्च करेंगे, ला बता यार ये मेरा नाम है, ये लोग कह रहे हैं मेरा नाम ही नहीं है। ठीक ना? तो वो तो हुए एम आई में ही हो सकता है। तो आर यू गेटिंग? तो जितना ये नल हाइपोथेसिस है तो इस सारा कंफ्यूजन आप दिमाग से हटा दीजिए। नल हाइपोथेसिस का एक्सेप्टेंस मींस रिसर्चर के हिसाब से आंसर इसका नो है कि जो आप चाह रहे थे, जो आप खोज रहे थे वो आपको मिला नहीं, जो जैसा है वो वैसा ही चल रहा है। ठीक। और अब हम लोग थ्योरी के हिसाब से इस बात को डिस्कस कर लेते हैं कि ये नल हाइपोथेसिस अगर बनेगी तो दूसरी कौन सी बनेगी? ऑल्टरनेटिव। ठीक, तो ऑल्टरनेटिव का नोटेशन जल्दी से लिखिए आपके लिए। कैपिटल एच, उसके नीचे आप छोटा सा 1 बना लीजिए, आई बना लीजिए। तो ये आपके लिए क्या हो गई? नल हाइपोथेसिस, सॉरी ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ए के केस में भी बना लीजिए। अब आप फिर मेरे स्टेटमेंट पे ध्यान दीजिए अच्छे से। नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगी, इसका मतलब ये है कि ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गई। नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगी, इसका मतलब ये है कि ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस उसका एडवर्स जो है वो मान लिया जाएगा। मतलब अल्टरनेटिव पे कोई टेस्ट नहीं है, अल्टरनेटिव पर हम ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। अल्टरनेटिव इज द आउटकम ऑफ द एक्सेप्टेंस और द रिजेक्शन ऑफ नल हाइपोथेसिस। ठीक, कभी भी टेक्स्ट में लिखना है, किसी इंटरव्यू में बात करनी है, किसी के आगे भी बात करनी है, आप यही बोलेंगे ऑल्टरनेटिव इज सेकेंडरी। आपका सारा काम कहाँ पर है? नल पर। नल अगर रिजेक्ट होती है तो यार अब कोई चीज रिजेक्ट हो गई तो जो दूसरी है वो ऑल्टरनेटिव है तो वो एक्सेप्ट हो रही है। अगर नल एक्सेप्ट हो गई तो ऑल्टरनेटिव वाला चाहे कितना ही हाथ उठा उठा के चिल्लाता रहे नहीं मैं इससे अच्छा, नहीं मैं इससे अच्छा, मुझे उसकी ओर देखना ही नहीं है। तो हम क्या कभी ऑल्टरनेटिव पर देखा जाए तो फोकस कर रहे हैं? नहीं फोकस कर रहे हैं। आर यू एग्री विद माई स्टेटमेंट? फोकस कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। हमारा सारा फोकस कहाँ है? नल पर। बिकॉज नल इज एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड। ठीक, नल जो है वो एक स्टैब्लिश स्टैंडर्ड है। स्टैब्लिश स्टैंडर्ड से अगर हमको ये पता चलता है कि स्टैब्लिश स्टैंडर्ड फॉलो नहीं हो रहे हैं तो हम ऑल्टरनेटिव पे जाते हैं। अगर स्टैब्लिश स्टैंडर्ड ओके है तो ऑल्टरनेटिव पे मुझे कुछ भी ध्यान देंगे ना, चाहे उसके सपोर्ट में कितना भारी भरकम डेटा हो। तो मेन फोकस ऑन इज द नल हाइपोथेसिस। अब मैंने आपसे इसकी बात कर ली कि ये दो तरीके की हाइपोथेसिस बनती हैं, ये मान्यता के साथ जुड़ी हुई हैं। और मान्यता का मतलब कोई भी जो आपने काम पहले करके कुछ निकाल के रखा हुआ है उसके स्टैंडर्ड्स के साथ आपने इनको जोड़ा है नल को। ठीक, आप यही तो कह सकते हो हाँ भाई ये पहले से पॉपुलेशन है, इसके ऊपर ये पहले से मीन निकला हुआ है, इसके साथ में ये इनका डेटा है, काम किया हुआ है, यही सही होगा। अब इसमें से अगर मैंने कोई चीज़ निकाली है तो ऐसी ही होनी चाहिए।
ऑल्टरनेटिव पे हम ध्यान ही नहीं देंगे, भले वो जो आपने 100 50 500 लोग निकाले हैं उनके अगेंस्ट में सपोर्ट में कितना सारा डेटा हो जो वो ये बोले कि ये इस पॉपुलेशन को बिलोंग नहीं कर पा रहे हैं, इसके जैसे नहीं है। क्लास में अगर 4 बच्चे हैं वो बिल्कुल एक्सेप्शनल हैं पूरी क्लास से, और पूरी क्लास की एक एवरेज रैंकिंग दूसरी है, तो वो 4 को प्रूव करना बहुत बड़ा सरदर्द हो जाएगा अपने आप को। आप समझ पा रहे हैं ना बात को? तो जो पॉपुलेशन से हट के अपने आप को प्रूव करना कितनी कठिन काम होता है। ये सारी चीज़ें आपको कहाँ दिखेंगी? ये सारी चीज़ें आपको वहाँ दिखेंगी कि अगर हम रियल लाइफ से इसको जोड़ें तो वो लोग जो सामान्य लोगों से अलग होते हैं उनके लिए कितना संघर्ष है जीवन में। जो भी आपके पुरुष महावीर जो भी लोग हुए उनकी लाइफ उठा के देखिए, जो नॉर्मल पीपल हैं उनसे कितनी अलग हो जाती है और कितने सेक्रीफाइसेस हैं, कितना त्याग तपस्या और बलिदान है। तो वो नल से ही तो अलग हट रहे पाए हैं ना। देन जब वो नल से अलग हट गए, ये प्रूफ हो गया, तब आपने उनको माना कि दे आर ऑल्टरनेटिव और वो एक्सेप्शनल हैं। अगर आपकी जो वर्किंग लाइफ स्टाइल है, सेट स्टैंडर्ड्स हैं, यही तो नल है कि आम आदमी ऐसे ही बिहेव करेगा, दिस इज द नल। इफ इट इज द नल देन द एक्सेप्शनल्स आर नॉट बिहेविंग लाइक दिस। तो आपको यही तो, उसमें अगर आपको टेस्ट बोलने के लिए बोला जाए तब यही तो टेस्ट लगाओगे। इफ दिस वैल्यू इज द एवरेज परफॉर्मिंग रिगार्डिंग एनी ब्रेवरी, रिगार्डिंग एनी अदर टाइप ऑफ ट्रेट ऑफ ह्यूमंस, तो आप ऐसे ही तो लगाओगे कि जो लोग आगे निकले या आगे है उनमें क्या ऐसा अलग है। अलग है, बात दीजिएगा, क्या ऐसा अलग है? अलग है का मतलब कि जो कॉमन वाला नहीं है। तो पहले क्या चीज नहीं हो रही है? कॉमन। कॉमन जब नहीं हो गया तो फिर ये एक्सेप्ट हो गया, हाँ ये अलग है। अलग का मतलब ही तो यही है कि कॉमन में नहीं है। तो पहले कॉमन नहीं, तब अलग एक्सेप्ट। एग्री? सारे लोगों को बात समझ आ रही है? नल रिजेक्ट तो ऑल्टरनेटिव एक्सेप्ट। इसी एग्जाम्पल से उठा के देख लो आप, एक्स वाई जेड, किसी चीज का बनना हो, किसी चीज का सेलिंग हो, कहीं पर भी किसी डेटा से, किसी सोसाइटी से, कहीं से ये उठाओ, किसी ह्यूमन के बिहेवियर से, हर जगह आपको ये मिलेगा। नल वो कॉमन स्थापित स्टैंडर्ड्स हैं, उनसे जो अलग वो ऑल्टरनेटिव है। तो प्रूफ यही करना पड़ेगा कि ये यहाँ पे नहीं है जो कॉमन है। तो जब कॉमन नहीं है तो फिर वो एक्सेप्शनल है, अलग है, ऑल्टरनेटिव है। मैंने कोशिश कर रहा हूँ कि कई तरीके के डिस्कशन से ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये रिजेक्शन और एक्सेप्टेंस ऑफ द नल हाइपोथेसिस इज द कोर क्राइटेरिया फॉर ऑफ आवर टेस्ट। यहाँ तक तो हमारी आपकी बात हो गई कि यही तो हमारे टेस्ट का कोर क्राइटेरिया है। अब इस पर तो किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हाँ नहीं है, बिल्कुल नहीं है, आपकी तरफ से बोल दे रहा हूँ मैं, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो आगे बढ़ जाते हैं हम लोग कि अगर नहीं है, बिल्कुल नहीं है, इतनी बात पे हम सब सहमत हैं, तो अब यार किसी चीज़ को हम एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें, तो इस काम में भी तो मेरी गलती हो सकती है। हाँ यार, इस पे तो ध्यान ही नहीं गया, गलती हो सकती है, क्योंकि हम लोग तो आदमी है, काम कर रहे हैं, काम करते समय मिस्टेक होती है। तो अगर धोखे से हमने नल हाइपोथेसिस को, जो कि सही थी, उसको रिजेक्ट कर दिया, समझ रहे हैं आप बात? नल हाइपोथेसिस जो कि करेक्ट थी और उसको आपने किसी भी तरीके से रिजेक्ट कर दिया, तो आपने कौन सी एरर की? टाइप 1 एरर। लिखिए फटाक से। इफ द नल हाइपोथेसिस which have to be accepted but rejected, this is a wrong decision, and this type of error is considered as type 1 error, और इसका नोटेशन होगा अल्फा। टाइप 1 एरर को हम लोग लिखते हैं अल्फा, क्योंकि हमारा सारा कोर फोकस, ये बात मैंने आपके दिमाग में घुसा दी है कि सारा कोर फोकस कहाँ रहता है? टेस्टिंग ऑफ द नल हाइपोथेसिस। तो मतलब अगर हमने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया कि जो सही थी, जिसे एक्सेप्ट करना चाहिए था, तो मतलब हमने किया क्या? हमने उस ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लिया जिसे नहीं करना चाहिए था। इसका काउंटर इफेक्ट तो यही है कि वी हैव सेलेक्टेड द रॉन्ग ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, जिसे सेलेक्ट नहीं करना चाहिए था।
तो इस टाइप की एरर मतलब दो तरीकों से टाइप 1 एरर को लिखा जा सकता है। पहली कि जो सही नल हाइपोथेसिस है उसका रिजेक्शन। इसका इफेक्टिव ऑपरेशनल आउटकम क्या हुआ कि वी हैव सेलेक्टेड द और एक्सेप्टेड द रॉन्ग ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, कि जिसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था, जिसे रिजेक्ट किया जाना चाहिए था, वो एक्सेप्ट हो गई। ये ऑपरेशनल इफेक्ट क्रिएट हुआ। अब दूसरी इसी के कॉन्टेक्स्ट में फौरन आ जाएगी कि वो नल हाइपोथेसिस जो एक्सेप्ट हो गई जिसे रिजेक्ट किया जाना चाहिए था, वो नल हाइपोथेसिस जो रिजेक्ट करने के लायक थी, आसान शब्दों में बोले दे रहा हूँ, वो नल हाइपोथेसिस जिसे रिजेक्ट किया जाना चाहिए था, मेन कैटेगरी तो उसकी है ना कि उसे रिजेक्ट किया जाना चाहिए था, वो एक्सेप्ट हो गई। तो क्या हो गया? दिस इज ए रॉन्ग डिसीजन एंड दीज टाइप ऑफ एरर आर कंसिडर्ड एज टाइप 2 एरर। और इसका नोटेशन है बीटा। तो ऑपरेशनल इफेक्ट क्या होगा इसका कि जो गलत थी वो सेलेक्ट कर ली गई। इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑल्टरनेटिव एक्सेप्ट की जानी चाहिए थी वो रिजेक्ट हो गई। तो आप इसको काउंटर जो आपके ऑपरेशनल इफेक्ट है इसका उसमें लिख सकते हैं कि वी हैव नॉट एक्सेप्टेड द ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस व्हिच शुड बी एक्सेप्टेड। पर पहली बात वही रहेगी इस सेंटेंस की कि वी हैव एक्सेप्टेड द रॉन्ग हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस व्हिच शुड बी रिजेक्टेड। यहाँ तक क्लियर है? यस बेटा, यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट? Yes, sir. ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ से हम लोगों ने एक हाइपोथेसिस समझ ली और उस हाइपोथेसिस का एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन समझ लिया कि अगर रिजेक्शन में गलती करते हैं तो उस टाइप की एरर को क्या बोलते हैं और क्या नहीं बोलते हैं, ये समझ लिया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो भी ये हमारे बेटा टेस्ट हैं ये किस पर हैं? ऑन द सम वैल्यूज एंड सम डेटा। और ये डेटा जो है ये आप देख रहे हो कि दिस इज कलेक्टेड। और जब भी कोई डेटा कलेक्ट होता है तो उसमें भी एट द लेवल ऑफ कलेक्शन और एट द लेवल ऑफ सैम्पलिंग और सो मैनी, जहाँ जहाँ से ये डेटा निकल के आता है हर जगह पर कुछ ना कुछ एरर की गुंजाइश बनी होती है। ये भी आप देखते हैं। हाँ, बनी होती है। तो अगर बनी होती है तो फिर ये जो आपका टेस्ट है इसको हम बिल्कुल ऑब्सल्यूट वे में तो एक्सेप्ट रिजेक्ट नहीं कर सकते। इसके लिए हमको कुछ लेवल भी छोड़ना पड़ेगा कि यहाँ तक का मानेंगे, यहाँ तक के ऊपर। ठीक, तो ये जब काम हम करते हैं तब क्या होता है ये कि आपके लिए एक जो वर्ड अब इसमें आ रहा है कि टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस को हम लोग दूसरे नाम से क्या बोलते हैं? द टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस। ठीक, कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। और सिग्निफिकेंस के लिए आपके पास क्या होता है? एक लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होता है। स्टैट्स के हिसाब से ए लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस वो एरिया है जहां तक हम ये मानते हैं कि हमारा जो कलेक्टेड डेटा है इसकी वजह से वेरिएशन इन द टेस्ट हो सकता है। और ये स्टैंडर्ड सेट है पहले से, इस पे आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है। ठीक, अगर आपके लेवल पे कोई क्वेश्चन आपको मिलेगा टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस से, या अगर आपको अच्छे से बड़ा क्वेश्चन लिखने को आ जाता है और आपको अपनी तरफ से एजम्पशन के साथ चीज़ों को बना के रिप्रेजेंट करना है, तो आप एक लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को अपनी तरफ से लिख के और उसका अगर डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है तो वो, अगर न्यूमेरिकल हिसाब से आप कर रहे हैं तो वो आप कर सकते हैं। तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस मतलब किस लेवल तक हम उसको जो मेरा डेटा है वो सपोर्ट करेगा और किस लेवल तक वो डेटा में हम गलती को मान सकते हैं या वहां तक ना लें, या मेरा टेस्ट कहाँ तक सिग्निफिकेंट है। ठीक, तो बेसिकली जो एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड है इन द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में दैट इज 5 मीन्स 5% यू कैन से द आपके लिए वेरिएशन का लेवल है कि जो भी आप टेस्ट कर रहे हो इसमें 5% तक का एरिया या जो आपका टेस्ट है ये 95% तक जो है आपको रिजल्ट प्रोवाइड कराएगा। तो पूरा डेटा सेट है आपका, इसमें से 5% का एरिया क्या करेगा वो कि इसको आप बोल सकते हो कि शायद इस पर जो है ये टेस्ट पूरी तरीके से शायद भी लगा हुआ है कि शायद ये
यहाँ तक वेरी कर सकता है, हो सकता ना भी करे, because you all the test and all the datas, all the distribution is the, मैं दोबारा दोहराऊँ, is the base of the data collected by you। और ये डेटा कई तरीके के सेकेंडरी डेटा से लाया जाता है, प्राइमरी में सर्वेस के थ्रू लाया जाता है, ठीक। कई तरीके की इसमें अदर फैक्टर्स होते हैं, तो इनमें कुछ न कुछ एरर्स या वेरिएशन की गुंजाइश बनी रहती है। उसको कवर अप करने के लिए 5% नॉर्मली छोड़ा जाता है। हाँ, जिनके ऊपर रिसर्चर बहुत ज़्यादा रिलाई करे कि नहीं ये तो मेरा डेटा बिल्कुल एक नंबर का है, इसमें कुछ गड़बड़ हो ही नहीं सकती, तो कहीं कहीं आपको लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 1% भी मिल सकता है, कहीं कहीं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 3% भी मिल सकता है। इट डिपेंड्स on the faith regarding the data in context of the research and as per the opinion of the researcher and as per the previous experiences of the various researchers। कई सारे के लोगों, पुराने लोगों के जो ढेर सारे किए हुए काम हैं, कई तरीके की रिपोर्ट्स, इन सब के हिसाब से भी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस तय किया जाता है। तो ये तो मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ, कि आपको अच्छे से लिखना पड़े, तो आप ये रटे ना कि हमेशा 5% होता है, नॉर्मली 5% होता है। 5% आप लगा के कर दो कि दिस इज अज्यूम दिस इज अ सिग्निफिकेंस लेवल 5%, तो उसको कोई काटेगा नहीं, सब मान लेंगे, ठीक। लेकिन ये अलग कहीं दिख जाए तो आप चौंकेगा नहीं कि सर ने तो 5% बताया था यार, ये क्या हो गया। तो आपके लिए ये किसी किसी लेवल पे 1% को कोई छोड़े, तो कोई ऐसी कसम खा ले कि मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा 100%, हो सकता है। करो भाई, तो इसके जो फायदे नुकसान है वो आपके साथ हैं, क्योंकि टेस्ट का कंक्लूजन रिजल्ट इफ यू आर गोइंग टू अप्लाई इन एनी प्रॉब्लम, तो वो उसी तरीके से तो रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा ना, कि अब वेरिएशन के साथ अगर आप रिजल्ट को ले रहे हो तो उसके जो आपकी एप्लीकेशन है उसमें भी तो वेरिएशन दिख सकती है, इसलिए ये सिग्निफिकेंस लेवल को कंसिडर किया जाता है और छोड़ा जाता है। तो बेसिकली 5% जगह छोड़ते हैं हम, तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपके लिए कितना, 95%। कहीं 1 भी मिलेगा, कहीं 3 भी मिलेगा, कहीं 10 भी मिल सकता है, तो चौंकीगा नहीं किसी क्वेश्चन में कुछ अलग मिल जाए, कहीं आपको लिखा अलग मिल जाए कुछ कि ये क्या हो गया यार, ये तो बात ही नहीं हुई थी, ठीक। तो अब कुछ कुछ आपको समझ आने लगा होगा कि जो आपके एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड हैं, इनको चैलेंज करते हुए जो दूसरी हाइपोथेसिस आए वो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है। जो आपके एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड हैं उनको सपोर्ट करती हुई जो हाइपोथेसिस आए वो नल हाइपोथेसिस है। मींस अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज ऑलवेज कंट्राडिक्टरी, अंडरलाइन कर लेना, ऑलवेज कंट्राडिक्टरी टू नल हाइपोथेसिस, वो हमेशा उससे उलट होगी। एक छोटा सा एग्जांपल है कि अगर एक सिक्के को लगातार 10 बार आप उछालो तो कितनी बार हेड आएगा, कितनी बार टेल आएगा, 50-50% चांस है। यही तो नल हाइपोथेसिस है यार, कि या तो टेल आएगा या तो हेड आएगा, तो क्या हो गया ऑलवेज कि 50-50% आना चाहिए, तो ये नल हाइपोथेसिस बन गई। दिस इज एज्यूम्ड, और यू कैन से द एस्टैब्लिश्ड स्टैंडर्ड, एज्यूम्ड एस्टैब्लिश्ड स्टैंडर्ड। हाँ, एक बात आपको और याद रखनी है इसमें कि नल हाइपोथेसिस या टेस्टिंग बेटा होगी तभी कि जो आपका एस्टैब्लिश्ड स्टैंडर्ड है वो चैलेंजेबल हो, ऐसा ऑब्सोल्यूट ना हो कि जिसको चैलेंज नहीं किया जा सकता, कि दिन में सूरज निकलेगा, रात में चांद निकलेगा, अगर आप इसके ऊपर कोई हाइपोथेसिस लगाओगे तो नहीं लगेगी। दिस इज ऑब्सोल्यूट, इसमें कोई एजम्पशन है ही नहीं। अब सिक्का उछाला जाएगा तो 5 बार सन आने का चांस है, 5 बार हेड और टेल आने का, दोनों में 50-50% चांस है। ये तो इसमें एजम्पशन भी जुड़ा है, हो सकता है 7 बार हेड आ जाए, हो सकता है 6 बार टेल आ जाए, इट इज ए चांस। तो वो उस पर डिपेंड फिर हम करके देख लेंगे क्या कोई उछालने में माहिर है क्या, कि अगर 60-40 हो गया तो यहाँ पे तो ये सारे टेस्ट होंगे और डेटा भी कुछ इसी नेचर का होता है, पक्का पक्का नहीं बोलता कि नहीं ऐसा ही होगा। तो ऑब्सोल्यूट के केस में धोखे से भी आप नहीं लगाइएगा, वर्ड मेरे याद रखिएगा, एज्यूम्ड एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड्स। आगे बढ़ते हैं हम लोग जल्दी से, एक छोटा सा पॉइंट इसका और डिस्कस करेंगे तो थ्योरी की ढेर सारी बातें हो जाएंगी हमारी आपकी, फिर इसके बाद आप घर से अच्छे से इसको और देख के आएंगे। तो कल से फिर हम लोग की कोशिश रहेगी कि इसके टेस्ट पे आगे बात कर पाएँ कि कैसे होते हैं। अब ये जो हमारा एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड है, मान लेते हैं हम कि जो हमारी टोटल पॉपुलेशन है उसका कुछ एज्यूम मीन 1000 है,
तो नल हाइपोथेसिस क्या हो जाएगी कि जो हमारा एज्यूम मीन है, मतलब द म्यू, नोटेशन हो जाएगा उसका म्यू इज इक्वल टू 1000। ठीक भाई, अब हमारी ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस किस किस तरीके से बन सकती है इसके अगेंस्ट में। नल हाइपोथेसिस हमेशा एक ही बात बोलेगी, क्योंकि वो तो एज्यूम्ड स्टैब्लिश्ड स्टैंडर्ड है। अगर स्टैब्लिश्ड स्टैंडर्ड मीन है कि यही एवरेज परफॉर्मेंस लेवल है, तो हम तो इस बात को भी चैलेंज कर सकते हैं कि ये जो 5 लोग निकाले गए ये बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे ये सारे हैं। साथ ही साथ हम इस बात को भी चैलेंज कर सकते हैं कि ये जो 5 लोग निकाले गए, ये जो हमारी पूरी क्लास का एवरेज है इससे बहुत खराब है। साथ ही साथ हम इस बात का भी चैलेंज कर सकते हैं कि ये जो 5 लोग पूरी क्लास से निकाले गए, ये जो पूरा एवरेज क्लास का है इससे बहुत अच्छे हैं। आपको मेरी बात समझ आ रही है? हम 3 तरीके से इस टेस्ट को कर सकते हैं, या 3 तरीके के चैलेंज, मैंने बोला था ना कंट्राडिक्टरी टू नल हाइपोथेसिस, तो 3 तरीके से आपकी ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बन सकती है। एक तो जो आपकी पॉपुलेशन बाहर हुई, क्या वो सेम है, यही चैलेंज है मेरा कहना भाई मुझे सेम जैसी नहीं लगती। तो हम क्या बोल रहे हैं, वो प्लस भी हो सकती है और माइनस भी हो सकती है। तो जब हम बोलेंगे प्लस भी हो सकती है और माइनस भी हो सकती है, देन द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज ओपन। ये 2 टेल टेस्ट हो जाएगा आपके लिए, दोनों तरफ जा रहे हैं ये। अगर हम ये बोल दें डायरेक्टली कि ये जो 5 लोग निकाले गए, ये क्लास का जो एवरेज है इससे अच्छे ही होंगे, तो जो एवरेज वैल्यू है इससे ज़्यादा की बात कर रहे हैं हम, तो नाउ में माई टेस्ट, मेरा टेस्ट किस ओर जा रहा है, केवल राइट साइड पे जा रहा है, अच्छे वाले ढूंढने, अच्छे वाले का चैलेंज है। तो दिस इज द 1 टेल टेस्ट। और अगर हम इस पे चले जाएं कि ये जो 5 लोग क्लास से अलग हुए हैं ये एवरेज क्लास से बहुत कमज़ोर हैं, मीन्स निगेटिविटी की बात कर रहे हैं हम, मतलब लो वैल्यूज़ की ओर जा रहे हैं। अगर लो वैल्यूज़ की ओर हम किसी टेस्ट में जा रहे हैं तो देन इट इज़ द 1 टेल टेस्ट ऑफ द नेगेटिव साइड। इज इट क्लियर? कुछ बात क्लियर हुई बेटा? यस सर। तो आप देखिए काफ़ी सारे एजम्पशंस और काफ़ी सारी चीज़ें आपसे हाइपोथेसिस से रिलेटेड थ्योरेटिकल टर्म्स में विद एग्जांपल्स मैंने डिस्कस करने की कोशिश आज की है। मीन्स हमने आपको इस लायक तो किया है कि अब आप घर जाके इसको अच्छे से ढूंढिए, देखिए, और फिर आप जब तैयार हो जाएंगे तो कल और बेहतर हमारी आपकी इस पर चर्चा हो सकती है। ठीक, क्लास का टाइम भी हम लोगों का ऑलमोस्ट ओवर हो रहा है, तो नाउ दिस इज़ योर टाइम। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग टुडेज सेशन तो उसको आप जल्दी से पूछ लीजिए। कुछ और आपको बोलना है तो आप फटाफट बोल सकते हैं, और उसके बाद फिर क्लास को बंद किया जाए। यस, एनी क्वेरी? कोई क्वेरी है बेटा? यस शिवम, आपका हैंड रेज दिख रहा है, हैव यू एनी क्वेरी? यस सर। हाँ बोलिए। सर ये जो क्वेश्चन दिया आपने वो रिग्रेशन वाले, हाँ, तो इसमें x ऑन y एंड y ऑन x दोनों निकालने हैं। पहले वाले में केवल आप y और x निकाल लीजिए, दूसरे वाले में दोनों आपको इसलिए निकाले पड़ेंगे कि दूसरे वाले में आपको कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन भी बताना है। अच्छा सर, कोरिलेशन सिर्फ दूसरे वाले में बताना है? हाँ, और कोरिलेशन जो मुझको चाहिए वो रिग्रेशन के कंटेक्स्ट में चाहिए, कि पहले आप रिग्रेशन के कोफिशिएंट निकालिए और फिर वो वाला फार्मूला लगाइए कोरिलेशन वाला, तब बताइए। ठीक, एक बस। ओके, एनी अदर क्वेरी? सर आपने सेकंड क्वेश्चन में लिखा है सॉल्व बाय एज्यूम मीन, तो एज्यूम मीन हाँ से निकालना जरूरी है? हाँ, क्योंकि अगर एज्यूम मीन से, अरे यार देखो, एक्चुअल से निकालोगे तो इसमें फ्रैक्शनल वैल्यू आएगी, फ्रैक्शनल वैल्यू आएगी तो फार्मूला नंबर 1 नहीं लगेगा। ओके। ठीक, तो फिर आप कंफ्यूज हो गए, यार फार्मूला 1 लग नहीं रहा है, अब क्या करें, स्मॉल वैल्यूज है नहीं, फार्मूला 3 लगेगा नहीं, तो इसमें फ्रैक्शनल वैल्यू आने वाली है, वो मुझे दिख रहा है। तो अगर फ्रैक्शनल वैल्यू आ रही है तो आप वो सेकंड वाला लगा दो, और एज्यूम मीन लगाना, एज्यूम मीन लगाओगे तो फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं आएगी। ठीक, ओके, ओके, थैंक यू सर। एनी अदर क्वेश्चन? किसी और का कोई सवाल? ओके ओके, तो चलिए फिर क्लास को बंद किया जाए। बहुत अच्छी मीटिंग थी आपके साथ। हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच। कल मिलते हैं आपसे। थैंक यू ऑल ऑफ, थैंक यू बेटा।